नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बदायूं स्टडी हब पर। जैसा कि आप जानते हैं, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं, सामने बोर्ड पर लिखा हुआ शीर्षक द डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। एक कविता है जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण कविता है और हाई स्कूल में पहली ही कविता डस्ट ऑफ स्नो के रूप में आपको दी गई है। देखिए, क्लास 10 की है, यूपी बोर्ड क्लास 10। क्या है कविता? द डस्ट ऑफ स्नो। स्नो होती है बर्फ। कौन सी बर्फ होती है? जो ऊपर से गिरती है। बर्फ को अंग्रेजी में आइस भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर बर्फ जो है वो ऊपर से गिरने वाली, जो फुहार गिरती है बर्फ की, वो डस्ट। वैसे तो धूल होती है, डस्ट धूल, लेकिन यहाँ धूल नहीं है, बल्कि यहाँ पर अर्थ है इसका फुहार। क्या है? फुहार। ठीक। द डस्ट ऑफ स्नो यानी कि आपका अर्थ हुआ बर्फ की फुहार, है ना? बर्फ की फुहार। समझिए आगे की कहानी। पहले मैं कविता को पढ़ता हूँ एक बार, और इसके जो कंपोजर हैं वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। कौन है इसका कंपोजर? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है एक बहुत अच्छे पोइट हैं, अमेरिकन पोइट हैं, और इन्होंने जो है अपनी जो कविताएं हैं उनमें गांव देहात यानी कि रूरल लाइफ का जो है ज्यादा वर्णन किया है। देखिए, द वे ए क्रो shock down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had viewed। देखिए, बर्फ की फुहार। आप जान ही गए होंगे कि कविता का क्या नाम है? डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की फुहार। द वे ए क्रो। द वे क्रो का मतलब है रास्ते में। बे मीन्स रास्ता। रास्ते में एक क्रो, एक कौवे ने। रास्ते में एक कौवे ने शक डाउन ऑन मी। शक डाउन ऑन मी का मतलब हिला दिया। हिला दिया ऑन मी, मेरे ऊपर। द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की फुहार। इसका तो सीधा सीधा मीनिंग आ रहा है बर्फ की फुहार। यानी कभी कहीं जा रहा था और उसको रास्ते में मिला एक कौवा जो पेड़ पर कहीं बैठा हुआ था। कहाँ बैठा हुआ था? फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। एक हेमलॉक ट्री पर बैठा हुआ था, और उसने क्या कर दिया? शॉक डाउन कर दिया, मतलब हिला दिया द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की फुहार को, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, एक जहरीले पेड़ के ऊपर। हेमलॉक ट्री का मतलब है यहाँ पर धतूरा। समझिए आप। क्या समझिए? धतूरा। धतूरे का पेड़ होता है जिसमें जिसके फल आते हैं, कांटेदार फल होते हैं और बहुत जहरीले होते हैं। अगर कोई व्यक्ति उसको खा लेता है तो वो या तो पागल हो जाता है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है गर्मी की वजह से। बहुत अधिक गर्म होता है, दिमाग को अधिक गर्मी देता है वो। द वे क्रो शॉक डाउन ऑन मी द स्टॉप स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। एक हेमलॉक यानी धतूरे के पेड़ से बर्फ की फुहार को एक कौवे ने कभी के ऊपर गिरा दिया। हैज गिवन माई हार्ट, जिससे उसके हृदय जो था, उसका हृदय, उसको एक चेंज ऑफ मूड, उसके हृदय को मिला। उसके हृदय को दिया उसने क्या? एक चेंज ऑफ मूड, यानी उसकी जो मनोदशा थी वो बदल गई। पहले वो कुछ और विचार कर रहा था, लेकिन बाद में वह कुछ और विचार करने लगा। क्या हुआ? एंड सेव्ड सम पार्ट, और जो बचा हुआ भाग था, जो बचा हुआ भाग था ऑफ ए डे, दिन का, आई हैड र्यूड, वो उसमें उदास बना रहा। र्यूड मीन्स होता है उदास होना। क्या होता है? उदास। तो जो बचा हुआ भाग था उसमें कभी उदास बना रहा। अब ये तो रही कविता। आपको पेपर में कविता से संबंधित 3 प्रश्न मिलेंगे। एक मिलेगा स्टैंजा। क्या मिलेगा? स्टैंजा। दूसरा आपको मिलेगी कविता यानी पोएम लिखने को होगी। क्या लिखने को होगा? पोएम। तीसरी चीज आपको मिलेगी सेंट्रल आइडिया। ये लिखा है सेंट्रल आइडिया, द सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया क्या होता है? सेंट्रल आइडिया कभी आपने विचार किया कि सेंट्रल आइडिया क्या होता है? सेंट्रल आइडिया होता है केंद्रीय भाव। कि कविता में जो भाव है वो क्या है। किसी भी कविता का सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए
आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, जैसे कि कविता किसने लिखी है, किस थीम पर है, विषय वस्तु उसकी क्या है, और उसके साथ आपको ये भी पता हो कि कविता का जो सेंट्रल आइडिया है वो क्या मैसेज देना चाहता है, यानी कविता क्या मैसेज देना चाहती है वही सेंट्रल आइडिया भी मैसेज देगा। तो देखो इसको तो मैं हटा देता हूँ और आगे चलता हूँ सेंट्रल आइडिया की ओर। किस प्रकार लिखेंगे सेंट्रल आइडिया? द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पॉइंट। लिखें, शुरू करेंगे, पोएम का नाम लिखेंगे फिर से एक बार, द डस्ट ऑफ स्नो, और इसके नीचे लिखेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्या लिखेंगे? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे वो अमेरिकन पोएट, ठीक। सबसे पहले आप शुरू करेंगे, द पोएम द डस्ट ऑफ स्नो composed by Robert Frost। किसने लिखी है कविता? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। फिर आप लिखेंगे इन दिस पोएम, इन दिस पोएम। आपको लैंग्वेज बिल्कुल सरल रखनी है। किताबों में थोड़ी लैंग्वेज कठिन होती है, बच्चे को याद करने में थोड़ी समस्या रहती है, कभी कभी कठिन शब्द होते हैं, कुछ जो बच्चे तेज तेज दिमाग के होते हैं या फिर जो होशियार होते हैं वो तो बड़ी आसानी से इस काम को कर पाते हैं, सेंटर आइडिया फटाफट लिख देते हैं। लेकिन कुछ बच्चे कमजोर होते हैं, जैसे कि वो थोड़ी मेहनत करने में पीछे रहते हैं, और जहाँ मेहनत करने में आप पीछे रहेंगे तो आपकी वीकनेस क्या होगी? मीनिंग, स्पेलिंग है आपकी वीकनेस हो जाती है। तो इसलिए उन शब्दों का चयन करिए जो आपको पता है। जब सेंट्रल आइडिया लिखेंगे तो आप उन शब्दों का चयन करें जो आपको पता है। पता चले आपने हिंदी में तो बहुत कठिन शब्द ले लिया, आपको उसका मीनिंग नहीं पता है, इंग्लिश नहीं पता है उसकी, तो आपको फिर उससे हटना पड़ेगा, उस सेंटेंस को क्विट करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आप सेंटेंस क्विट करें, इसलिए पहले से ही सरल मीनिंग लिखने की प्रैक्टिस करिए। इन दिस पोएम द पोइट describe about an incident, एक इंसिडेंट यानी घटना के बारे में बात करता है, विच इज रिलेटेड विद हिम। ही सेज, वह कहता है, ही सेज, क्या कहता है वो? सेज दैट some bad things can save our time and other things। जो कुछ ऐसी चीजें होती है जिन्हें हम अच्छा नहीं मानते हैं, वो हमारे समय को और अन्य बात चीजों को बचा सकती है। जैसे लाइक एज, क्या इसमें क्या बताया? लाइक एज द क्रू एंड
द हेमलॉक ट्री, द हेमलॉक ट्री। जो हेमलॉक ट्री है और क्रो है, यहाँ पर ये दोनों चीजें एक ऐसी बात का प्रतीक है जो हमें कहीं जाने में, किसी काम को करने में व्यवधान डाल रही है। यहाँ पर इसको कभी को व्यवधान डाल रही हैं, तो जो कभी कभी हमारे अशुभ चीजें जो होती हैं वो बचाती है। अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि उससे उसका मूड बदल गया और बाद बाकी जो दिन था उसमें वो उदास तो बना रहा लेकिन बच गया टेम्पार्ट। क्यों? अगर वो जाता कहीं रास्ते में, जब वो जा रहा था तो उसके ऊपर बर्फ गिरा दी, उसने बर्फ की फुहार गिरा दी, तो हो सकता था कि वो आगे अगर जाता तो उसके लिए और ज्यादा परेशानी होती रास्ते में। हो सकता था ठंड बढ़ जाती तो उसको वहां कहीं ठहरना पड़ता या ना आ पाता, परेशानी में आ जाता। इसलिए वो कभी कहता है कि कोई कभी कभी जो खराब चीजें होती हैं जिन्हें हम खराब समझते हैं वो हमारे समय और अन्य चीजों को बचा देती हैं। और बाद बाकी मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि इस कविता में आपको दो काम अवश्य करने हैं। पहला काम तो इसका सेंट्रल आइडिया याद करना, ये थोड़ा इजी है। सेंट्रल आइडिया जो है वो इस कविता का आपको इजी पड़ेगा। और दूसरी बात, इसमें से 8 लाइनें हैं, ये 8 लाइनें आप याद कर लें। क्यों याद कर लें? इन्हें लर्न कर लें। 8 लाइन्स लर्न कर लें। क्यों? कि परीक्षा में एक आपको कविता भी लिखने को आएगी 4 लाइन की। ठीक है, मैं समझता हूँ कि आपको मेरी बात अच्छे से आज की वीडियो की समझ में आ गई होगी। केवल मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।